अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकॉनमी, आपका होस्ट आमिर अली विद आवर वैल्यूएबल गेस्ट। हमेशा की तरह इकॉनमी इज़ आवर फोकस और हमारे साथ मौजूद हैं आज काशिफ अनवर साहब। काशिफ अनवर साहब का तारुफ ये है कि ये एक्स प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। ही सर्व वेरी वेल इन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं वसीम राजा साहब। वसीम राजा साहब का ताल्लुक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से है और ये भी एक ताजर रहनुमाएँ। और हमारा मेन फोकस चूँकि एक ही होता है कि व्हाट इज़ द वे फॉर द रिवाइवल ऑफ आवर इकॉनमी। हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, बजाय इसके कि हम ये डिस्कस करें कि IMF आ गया, फलां आ गया, फलां आ गया। व्हाट इज़ आवर इनपुट, हम इनपुट क्या दे सकते हैं एसोसिएशन लेवल पे, चैम्बर लेवल पे, और हम गवर्नमेंट को अपने तौर पे क्या एडवाइस कर सकते हैं। सर, वेलकम यू बोथ टू माई शो। सर काश साहब, सबसे पहले तो आपसे कि एक तो आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह बड़ा प्यारा है, आप वैसे भी मेरे प्रोग्राम में आते रहे हैं पहले भी। काश साहब, ये जो रोज़ाना स्टॉक एक्सचेंज हम देखते हैं 2000 पॉइंट्स, 2000 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट्स, ये स्पेशली हम ये कहें कि फ्रॉम लास्ट मई टिल नाउ स्टॉक एक्सचेंज अगर क्लियरली 86% जंप कर गई है, यानी कि 100% होने वाली है। हो सकता है एक महीने में 100% जंप कर जाए। तो इतना बड़ा जो स्टॉक एक्सचेंज में जंप आता जा रहा है, इसके पीछे आपको रीज़न क्या नज़र आती है? थैंक यू वेरी मच। दूसरी बात ये कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, येस इट इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर्स फॉर इन्वेस्टर्स, बट सिर्फ यही एक ऐसा इंडिकेटर नहीं है जिसको देखकर हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इस मुल्क के अंदर आएँ। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन को पॉजिटिव करके हम अपने किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर को राग़िब नहीं कर सकते। फॉरेन इन्वेस्टर और बहुत सी चीज़ें देखता है। और दूसरी बात वेरी क्लियरली ये सट्टा है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने फ़ायदे के लिए स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर ले जाते हैं, अपने फ़ायदे के लिए स्टॉक एक्सचेंज को नीचे ले जाते हैं, क्रैश करवा देते हैं। तो मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि जब मैंने ये कह दिया कि स्टॉक एक्सचेंज सट्टा है, लेकिन येस इट इज़ एन इंडिकेटर, इट इज़ एन इंडिकेटर, इट इज़ एन इंडिकेटर। सर बहुत शुक्रिया। लेकिन बात ये कि अगर ये इंडिकेटर है तो इस इंडिकेटर के साथ और भी इंडिकेटर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पिछले बड़े सालों से स्टैटिक है, हमें उसमें कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। अगर हम पिछले 3-4 साल का अपना कंपैरिजन देखें, हमारी ग्रोथ 3%, 3.5% से ऊपर कभी भी नहीं गई। एक आध साल माइनस में रही। अगर वो माइनस में रही, उसके साथ हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ चले, ये एक सट्टा है, लेकिन ये एक इंडिकेटर भी है। बट वाई नॉट वी हैव अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नंबर 1। नंबर 2, सर ये जो इंडस्ट्री है, जो इस वक्त एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, जिसके ऊपर बड़े सीरियस नोट्स हैं और बहुत सारे सीनियर मेंबर्स के हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है वो बंद हो चुकी है या बंद होने के करीब है, तो वो गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ठीक है स्टॉक एक्सचेंज तो बढ़ती जा रही है, बट फॉर दैट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो इंडस्ट्री एक स्टैटिक पोजीशन में खड़ी है, उसको हम कैसे बूम दे सकते हैं? देखें, जहाँ पर अभी आपने अपने सवाल में भी कहा कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, और सबसे ज़्यादा हम जो कोशिश कर रहे होते हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कर रहे होते हैं। इस बात को हमें देखना चाहिए कि पिछले कुछ महीनों में हमारे यहाँ से फॉरेन इन्वेस्टर, हमारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ इस मुल्क को छोड़ कर गई हैं। ठीक है, वज़ीर ख़जाना साहब ये भी कहते हैं कि पिछले कुछ महीनों में 18 नई कंपनियां भी आ गई हैं। नई कंपनियां जब आएंगी, काम करेंगी या काम कर रही हैं, उसका इम्प्रेशन तो बाद में आएगा, लेकिन जो इस वक्त हमें द नीड है, जो डिज़ायर है कि इन्वेस्टमेंट इस मुल्क के अंदर आए, तो वो परसेप्शन तो हमारा ख़राब हो गया ना, जो लोग इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा हर पाकिस्तानी इस मुल्क से बाहर जाना चाहता है। आप अपना जो हर स्टूडेंट जो निकल रहा है इस वक्त, उसकी ख्वाहिश है कि मैं इस मुल्क से बाहर चला जाऊं। आप भी चैम्बर में हैं, मैं भी चैम्बर में हूं। हमें ये पता है कि जितने हमारे डिप्लोमेट्स आते हैं, जितने हमारे एम्बेसडर्स, कमर्शियल काउंसलर्स आते हैं, उन्हें हमसे ज़्यादा हमारे मुल्क का पता है। और जब हम उनसे बात करते हैं कि आप हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो वो सबसे पहला सवाल ये करते हैं, वो इसलिए नहीं आते हमारे पास कि वो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो इसलिए आते हैं
کہ ہم ان کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ یعنی جو بچی کچی پاکستان کی اکانومی ہے وہ بھی یہاں سے ڈرین ہو کے کسی طریقے سے باہر چلی جائے. یا تو آپ یہ کہیں جو میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ غلط ہے. میں کاش صاحب کی بات کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ریسنٹلی ایک ایجپٹ کے امبیسڈر آئے تو انہوں نے آ کے بتایا کہ پاکستان کی بڑی ریناؤنڈ کمپنی, انہوں نے شاید $33 ملین کی کوئی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایجپٹ میں کی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ پاکستان از ناٹ دیٹ انویسٹمنٹ فرینڈلی. ہمیں اس کے بارے میں سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے. ویسے تو ہم کئی دفعہ سر کاشف اس پہ بات کر چکے ہیں, لیکن وہ اسٹرانگ میئرس, میں اپنے کویسچن پہ آپ اس کے بعد آؤں گا کیونکہ وسیم صاحب موجود ہیں. سر وسیم راجہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا بڑا شکر عامر صاحب. آپ وسیم صاحب, آپ کا تعلق آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری سے. کسی بھی ملک کی انڈسٹری کے لیے, کسی بھی ملک کے لیے بیک بون اگر میں کسی کو گنتا ہوں تو وہ انڈسٹری ہے آپ کی کاسٹنگ, آئرن اور جو بھی آپ کی ریلیٹڈ انڈسٹری ہے. سر اس کے باوجود پاکستان میں اب بہت سارے ریزروز بھی موجود ہیں, بڑا کچھ ہے. تو پاکستان کی امپورٹ ڈپینڈنسی کیا ہے؟ یعنی ہمیں تقریباً کتنا آئرن, سرجیکل آئرن ہے یا ہمیں اور بھی ڈفرینٹ فارم میں, یہ کتنا کی امپورٹ کرنا پڑتا ہے اور کتنی ہماری لوکل پروڈکشن ہے؟ جی بہت شکریہ عامر بھائی, اور بڑا ہی اہم سوال اور بڑا زبردست ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے. اکانومی کو جب دیکھتے ہیں, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ کسی بھی انڈسٹری کی بیک بون ہے وہ آئرن اینڈ اسٹیل کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اور ہم چونکہ اس بزنس میں فیملی بزنس ہے, ابھی ہماری 4th جنریشن ہے اس بزنس میں, بڑوں سے یہ سنتے آئے ہیں. مجھے بڑا ایک ہوتا تھا کہ یہ اسٹیل کہاں پہ استعمال ہوتا ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں نا, تو میں بڑی آپ کو ایک سادہ سے الفاظ میں بتاؤں. ہمارے بڑے یہ کہتے تھے کہ جتھے جتھے چھاتنی پئی نا ہلے ہوتے استعمال ہونا ہے, یعنی کہ پوری دنیا میں اس کی ہر وقت ضرورت موجود ہوتی ہے. اور پاکستان کے اندر یہ بڑا ایک المیہ ہوا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک پاکستان اسٹیل مل رشیا سے جو ہمیں گفٹ ملا, انہوں نے آ کے وہ ساتھ سارا وہ کام کیا, اور پاکستان کی دفاعی ضرورت کے لیے بہت اس کی اہمیت ہے. آپ کی اپنی اسٹیل مل کا ایکٹیو ہونا یہ آپ کے دفاع کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. انڈسٹری تو ایک اپنی جگہ پہ اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے, مطلب اسے ہم خالی اکانومی نہیں بلکہ اکانومی کے ساتھ جب آپ امپورٹ کرتے ہیں نا, اب چائنا کا 850 لاکھ ٹن مٹیریل جو ہے نا ایک سال کی ان کی ریکوائرمنٹ اور پروڈکشن ہے, وہ پوری دنیا کو وہ سپلائی دیتے ہیں. پاکستان کا تو وہ والیوم نہیں ہے, لیکن پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہوتی ہے. چائنا سے آج کل مٹیریل ہم امپورٹ کرتے ہیں, اس سے بڑی ہماری کوشش ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری دیگر جو انڈسٹریز ہیں جہاں پہ اسٹیل کی اس وقت کھپت ہے وہ تقریباً 50% کم ہو چکی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب انڈسٹری بند ہو رہی ہے, اور تقریباً گزشتہ 6 مہینے میں کوئی 170 انڈسٹریز جو ہیں وہ بند ہوئی ہیں, تو ادھر اسٹیل کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ جو اپنا کاروبار ہے اس کا انہوں نے وہ. وسیم راجہ صاحب, ہم اسٹیل صرف اس کو گنتے ہیں جو لوہے کا سریا جسے ہم کہتے ہیں, ہم اسے اسٹیل یا ری رولنگ یا جو بھی کہتے تھے. دنیا میں تو اسٹیل کی بے شمار قسمیں ہیں, کے سیریز ہے, پی سیریز ہے, سی سیریز ہے, کوئی سویڈن سے ہے, کوئی سوئٹزرلینڈ سے ہے, کوئی جرمنی سے ہے. اسی طرح آپ اگر چائنا سے بھی, اب اگر ہم JF-17 بھی بنا رہے ہیں تو اس میں بھی اسٹیل انوالو ہے, وہ بھی کاسٹنگ ہے, وہ بھی اسی طرح کی انڈسٹری ہے. تو یہ ایک تو ہے روایتی اسٹیل اور ایک ہے ویلیو ایڈیشن. بعض اسٹیل ایسے بھی ہیں جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید سونے کے بھاؤ بک رہے ہیں, بالکل, تو وہ بھی ٹیکنالوجی ہے. تو وائی ناٹ پاکستان میں اس معاملے پہ ہم نے کچھ سوئچ کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس میں دیکھیں یہ بہت سی اقسام ہوتی ہیں, جو بات آپ فرما رہے ہیں نا اس کے اندر بے تحاشا کیٹیگریز ہیں. لوئے اسٹیل سے لے کے MS, HR, CR, یہ ایک صرف سریے کی حد تک نہیں ہے, اس کے اندر ایک بڑا ایک میں یہی تو چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ذرا سریے سے ذرا تھوڑا سا اس سے وائڈر کر کے دیکھیں. ہاں دیکھیں, ہمارا جیسے یہ دیگر انڈسٹریز ہیں نا, لائک آپ کی ٹیکسٹائل ہے, تو اس کی جب آپ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں, میں اکثر یہ دیکھتا ہوں صرف کپڑا اور دھاگا, اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کی بات نہیں کرتے. ویلیو ایڈیشن ہوگی تو آپ کو زیادہ اچھا اس کا جو ہے نا وہ ریونیو آ سکتا ہے. ایسے ہی جو اسٹیل ہے, یہ اسٹیل صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے لوہا لے کے تو اس کو آگے کہیں بیچنا ہے, اس کی پھر بے تحاشا جو ہے نا پروڈکشن ہوتی ہے, مشینری میں استعمال ہوتا ہے. نہ جانے ابھی اس کو اگر کھولیں گے تو یہ ایک بڑی لمبی میں نے تو کہا ریڑھ کی ہڈی ہے جی. میں جو بات کرنے لگا تھا نا تھوڑی سی, وہ اس پہ میں آ رہا تھا کہ دیکھیں پاکستان کا یہ بہت بڑا اثاثہ تھا پاکستان اسٹیل مل, سیاست کی نظر ہو گیا. جب تک آپ یہ پاکستان کی جو معیشت ہے نا اس کو سیاسی انداز سے چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ پھر اس کے نتیجے اسی طرح کے نکلیں گے. ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا اگر اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے, اکانومی کو بہتر کرنا ہے,
सियासत को एक साइड पे रख के सबको एक पेज पे इकट्ठे होके इसको आगे लेके जाने इकोनॉमी की पे जरूरत कंसेंसस होने चाहिए। और जैसा स्टील मिल का जो बेड़ा गर्क किया गया, वो तो एक पॉलिटिकल डायलेमा है कि आपने कुछ जमातों को अकोमोडेट करने के लिए जो स्टील मिल के साथ किया और जो उस पर एक्स्ट्रा बर्डन डाला। सर काशिफ, आप माशाल्लाह एक बड़ा टाइम गुजारा आपने एज अ प्रेसिडेंट। आपने उस वक्त भी बात की थी, मुझे अच्छी तरह याद है, कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर की वैल्यूएडिशन पे, लेकिन आज हम एग्रीकल्चर पे कहाँ पे खड़े हैं? हमारी जो कॉटन है वो जो पहले प्रोडक्शन थी आज से 5 साल पहले, आज उससे शायद आप ही बता सकते हैं कि कहाँ पे खड़े हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है आज वो डेप्रिसिएशन में क्यों है, और उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी मेन स्ट्रीम यानी जिसे मैं कहूँगा वैल्यूएडिशन, हमारी जो गारमेंट्स फैब्रिक ये सारी इंडस्ट्री पे आ रहा है। तो सर इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ मैं बात करता था एग्रीकल्चर की, वहाँ मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात करता था, और मैं वहाँ ये भी बात करता था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। उसके साथ मैं कोरिलेट करता था, जब हम ये कहते हैं कि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं और हमारा आधे से ज़्यादा जो हमारा पॉपुलेशन है, जो जीडीपी है, वो इस सेक्टर से वाबस्ता है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो चाइना है वो अपने 5th ईयर एनुअल प्रोग्राम के लिए जा रहा है, यानी कि 14 उसने कंप्लीट कर लिए, 75वें साल में वो एंटर होने लगा है, और वो कंटिन्यूसली अपने 5 इयर्स प्रोग्राम को वो कामयाबी से लेके चल रहा है। पाकिस्तान ने तो शायद एक 5 ईयर प्लान कंप्लीट किया। जब तक हमारी पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं ना होगी, तब तक हम अपने मुल्क को आगे लेके नहीं जा सकते। जहाँ पर अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि हमें अपनी लोकल इंडस्ट्री के लिए 15 मिलियन बेल की ज़रूरत है, और आज हम सिर्फ 5 से 6 मिलियन बेल बना रहे हैं, और बाकी हमें टेक्सटाइल को, जो कि हमारा 50% ऑफ द एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी टेक्सटाइल्स को जाती है। मोर देन 50%। मैं ज़रा वो कस्फ़े नस्फ़ी से काम ले रहा हूँ कि मैंने 50% कहा है। और अगर हम ये और उसका रॉ मटेरियल भी हमारे पास नहीं है, और एग्रीकल्चरल कंट्री है, फिर हम उसको इंपोर्ट करते हैं। देखिए, मैं फिर ये कहूँगा साथ में कि इंपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी पॉलिसी को सही तरह से इम्प्लीमेंट ना करना ये बुरी बात है। हम अपनी ना एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सक रहे हैं, ना हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को बढ़ा सक रहे हैं। अब बात वो ये कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैं, हम लोकलाइजेशन की तरफ गए नहीं हैं। ये बातें हम रोज़ करते हैं, लेकिन इन बातों के करने का एक फ़ायदा है, एज़ कि हम जाग रहे हैं, बिज़नेस कम्युनिटी जाग रही है। दूसरी बात, हम ये बातें आपके लिए, मेरे लिए या राजा साहब के लिए नहीं कर रहे, हम ये बातें सरकार के लिए कर रहे हैं कि वी आर नॉकिंग एट योर डोर। हम ये चाह रहे हैं कि आप पॉलिसीज़ को बनाएं, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी कुताही नहीं है, आपकी तरफ से कमी कुताही है पॉलिसीज़ के बनाने में। और पॉलिसीज़ ये नहीं है कि आप पॉलिसीज़ नहीं बनाते। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पर पॉलिसीज़ सबसे ज़्यादा हैं, कवानीन सबसे ज़्यादा हैं, लॉज सबसे ज़्यादा हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसकी। हम एक कानून बनाते हैं, आप भी एक ताजिर हैं, मैं भी ताजिर हूँ, राजा साहब भी ताजिर हैं, पर हमें ये नहीं पता कि जब हम यहाँ से इस कमरे से बाहर निकलेंगे तो जिन कवानीन के साथ हम अपनी इंडस्ट्री को या अपने ट्रेड को या अपनी दुकान को छोड़ कर आए थे, क्या वही कवानीन इम्प्लीमेंट उसी तरह से हो रहे होंगे? वी डोंट नो। सो दिस इज़ द मेन कॉज कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन का ना ही तो सरकार को पता है और ना ही हमें पता है कि उन पॉलिसीज़ को कैसे लेके चलना है। सॉरी टू से हम अल्लाह तवक्कल चल रहे हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह से पैसे आ जाएं, रेवेन्यू आ जाए। अब वो कैसे आने हैं, वो बस हिट एंड ट्रायल है यार, हमने किसको निचोड़ना है, किस पे लगाना है, किस पे करना है। तो हमें वो देखना, सोचना होगा। जब तक हम एक पॉलिसी नहीं बनाएंगे। और एक और बात, अपनी बात को ख़त्म करूँगा, लंबी हो गई। अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द वन हु इज़ मेकिंग द पॉलिसी एंड द वन हु इज़ इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी। हमारे यहाँ पर ये है, पॉलिसी और अकाउंटेबिलिटी उसके लिए है जिस पर वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है। बिल्कुल, ये सर काशिफ ने जैसे बिल्कुल बड़ी टू द पॉइंट बात की है, मैं तो उसे अप्रिशिएट करता हूँ
کہ ہم لوگ پالیسیز اور اس کی پالیسیز کی کنٹینیوٹی اس میں دونوں میں بری طرح سے، اور 15th 5 year پلان جس کا ذکر کیا چائنا میں، اس کا بالکل ہر دفعہ 5 year پلان کے لیے ایک بہت زیادہ دے پرووکیٹ، وہ اس پہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ہمیں، لیکن میں اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا، بیکاز آئی نو دا چائنیز اکانومی سسٹم، وہ جب بھی پلان بناتے ہیں وہ اس کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس دن نہیں بیٹھتے جب وہ 5 year پلان آ رہا ہوتا ہے ہیڈ آف ٹائم، اور پھر وہ 5 year پلان فور نیکسٹ 5 year ہوتا ہے، اس میں کوئی پالیسی میں چینج نہیں ہو سکتی. یہ نہیں کہ ہم یہاں سے باہر جائیں گے تو ہمیں فوری طور پہ پتہ چلے گا کہ سولر پہ اب ایک اور نئی پالیسی بھی آ چکی ہے، ایسا کہ ریسنٹلی بڑا ویسے لوگوں کے ساتھ ایک بڑا دھوکہ ہوا ہے کاشف صاحب. یہ سر وسیم راجہ صاحب، وسیم صاحب میں جس کو کرنا چاہتا ہوں آپ سے ڈسکس، پروسیسنگ انڈسٹری، میٹل پروسیسنگ انڈسٹری، یہ بھی آپ کا ایک طرح کا میٹل ہے، یہ بھی آئرن ہے. پاکستان میں روزانہ بتایا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں مینگنیز ہے، پاکستان میں اینٹی منی ہے، پاکستان میں لیتھیم ہے، پاکستان میں فلاں چیز ہے، تو وائی ناٹ. اور ایک بڑی لمبی سٹوری بھی تھی، وہ بھی میں آپ سے ایک لمبا کویسچن کرتا ہوں کہ ایک بڑی لمبی سٹوری تھی کہ جی وہ یہ جو ہے ہمارا رائس پروڈیوسنگ ایریا ہے، تو وہاں پہ جی بہت زیادہ جی زمین کے اندر کو نیچے لوہا ہے، چنیوٹ کے پاس لوہا ہے، لوہے کے نیچے جو ہے وہ پتہ نہیں چاندی ہے، پھر تانبا ہے، پھر کچھ اس طرح کر کے، تو وہ جی ایک سمندر ہے وہاں پہ پورا. اچھا اگر ہم یہ سوچ لیتے ہیں تو آپ اپنی ایسوسیشن کے حوالے سے، میرا آپ سے ایک ڈائریکٹ کویسچن ہے، کیا آپ نے گورنمنٹ کو کبھی پرپوزل دی کہ وہ یہاں سے را فارمیٹ میں اور کی صورت میں جو ایکسپورٹ کر رہی ہے اس کو یہیں پہ پروسیس کیا جائے، ویلیڈیشن میں لے جایا جائے؟ آئی نیڈ اے ڈیٹیل ریپلائی. جی بالکل. ہم نے جو ہے نا، جب یہ چنیوٹ والا معاملہ ہوا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے ایک ٹیم بنائی تھی، اور جتنی بھی ہمارے جو پرومیننٹ ری رولنگ ملز ایسوسیشن کے جو لوگ اور جو واقعی کام کرنے والے جو لوگ تھے، ان کا ایک کنسورشیم بنا کے ہم چیمبر میں بھی اس کو لے کے آئے، اور وہاں پہ ہماری جو ہے کافی میٹنگز بھی چلتی رہیں. سم ہاؤ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ پاکستان بڑا منرل رچ کنٹری ہے، یہ کئی ایسی باتیں ہیں کہ جو کھل کے نہیں کی جا سکتی. نہیں سر، کھل کے کریں، میرے پروگرام میں پابندی نہیں ہے ویسے. کیونکہ جہاں جہاں بھی دنیا میں ایک طاقت ایسی بیٹھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ کو منرلز ملیں گے، اور جیسے اب ریسنٹلی آپ نے دیکھا نا کہ وینزویلا میں کیا ہوا، تو وہ یہ کوئی نا ایک ایسی ہماری کوئی پالیسیز ہوتی ہیں. میں آپ کا مطلب ہے انفلوشن اور اس طرح کی جو بات پریزیڈنٹ صاحب نے ابھی کی نا کہ یہ اللہ توکل چل رہا ہے، ہم نے کبھی یہ بڑوں سے بات سنی کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سسٹم جو ہے نا وہ اس وجہ سے چل رہا ہے کہ دیر از نو سسٹم ہوتا تو وہ کب کا بیٹھ گیا ہوتا. تو اس وجہ سے جو ہے نا، یہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ جو ساری چیزیں تھرو پراپر چینل ہونی چاہیے، یہاں پہ نا بڑا مشکل ہے. سر چنیوٹ میں کیا اتنے ریزروز واقعی ہیں؟ یہ بات جی بالکل وہاں سے، کیونکہ آئرن اور کے جو ہے نا کوئی سیمپلز بھی نکلوا لیے گئے تھے، اور اس کا سارا پروسیسنگ کی طرف آپ جانے ہی والے تھے. پنجاب لیول پہ ایک بہت بڑی مل جو ہے وہ وہاں پہ بننے جا رہی تھی. اگین وہی میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی کہ اگر معاشی صورتحال کو بھی سامنے رکھیں اور سیاسی صورتحال کو سامنے رکھیں اور دونوں کو اکٹھا کر کے چلائیں. 10 مئی کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا اسٹریٹجیکلی ذرا اپنے مسلز دکھا رہا ہے پورے ایریا میں. دکھانے چاہیے، دیکھیں دکھانے چاہیے. نہیں دکھائیں گے تو پھر آپ کب دکھائیں گے؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ابھی جو صورتحال ہے خطے میں، پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت اچھی ہے، لیکن اگین بات دیکھیں وہی بھی آ جاتی ہے. دوبارہ ذرا تسلی سے رک کے یہ سوچیں کہ جب آپ ہر مہینے 2.5 سے 3 بلین آپ کا جو وہ ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ آ رہا ہے ایکسپورٹ کا، ہر سال میں $35 بلین کا آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ آئے گا، تو آپ ڈالر جو ہے وہ پریشر اپنا بلڈ کرے. یہ تو شکر ہے جی وسیم صاحب، ابھی جو ہماری فورن جو وہ ریمیٹنس آ رہی ہے جس نے ہمیں ایک بڑا اچھا سہارا دیا ہوا ہے، ویسے تھوڑا تھوڑا پاکستان پلس میں بھی جانا شروع ہو گیا، یہ مجھے لگ رہا ہے. سو وی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک. آئی ول بی رائٹ بیک. Thank you very much, sir. We have to go for a short break. Stay with us. Welcome back to our program Diplomatic Economy and very valuable suggestions. اور جو ہماری ٹریڈ باڈیز ہیں ان کی پرپوزل کو اگر گورنمنٹ ساتھ لے کے چلے، ان کو ویلیو کرے، ان کو اپنے بورڈز پہ لے کے جائے، تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ٹریڈ باڈیز کو انگیج کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ وہ پالیسیز بنا سکیں جو ٹریڈرز اینڈ انویسٹرز فرینڈلی ہوں، ایون فار دا انویسٹمنٹ. سر آپ نے کاشف صاحب فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ذکر کیا.
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली हम देखते हैं पिछले कुछ सालों से 1 बिलियन 1.1 तो कभी को मैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं आई, बट वी कैन फोरसी that for the second phase of the CPEC, what we are expecting that on B2B basis, China is very much ready to invest $100 of billions in Pakistan in different areas. But मेरा क्वेश्चन ये है कि is that we are ready for that? हमने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने उसके लिए स्किल्ड लेबर, हमने उसके लिए वो सारे लोग मुकम्मल कर लिए कि जो हम उस इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को वेलकम कर सकें. मैं कल एक अंग्रेजी का आर्टिकल पढ़ रहा था कि विशेस वर हॉर्सेस तो बैगर्स वुड राइड. तो बात ये है कि हमारे मिनिस्टर साहब ने भी एक्सपोर्ट एमरजेंसी अनाउंस कर दी और उस आर्टिकल में ये लिखा था कि हम एक्सपोर्ट एमरजेंसी उसी तरह से अनाउंस करते हैं जिस तरह हम ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की छुट्टियां अनाउंस करते हैं. मिनिस्टर साहब के कहने से एक्सपोर्ट एमरजेंसी इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगी. हमें एक्सपोर्ट एमरजेंसी और एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए वो इक़दामात करने होंगे विच वी आर लैकिंग फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स. हमें यहाँ पर जो आपका जो लोकल मैन्युफैक्चरर होता है, जो इन्वेस्टर होता है, वो आपका क्लाइंट होता है. और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अगर एक्सपोर्ट, मैं पहले एक्सपोर्ट को थोड़ी सी बात कर लूँ, हमें ये देखना होगा कि क्या रीजन में हमारा इंटरेस्ट रेट गैस और बिजली उसके बराबर है. नहीं है, हम एक्सपोर्ट तो बढ़ा ही नहीं सकते. लोकल इन्वेस्टर की तरफ आ जाएं. अब लोकल इन्वेस्टर आपका इसलिए परेशान है कि जो आपकी जो टैक्सेशन की पॉलिसीज़ हैं वो इतनी मुश्किल हैं कि वो बनाई ही उन्हीं के लिए जाती हैं. और मज़े की बात ये है कि हम इंस्पाइट के हम आसानी दें, हम फ्री हैंड दें, और बड़ा सिंगल सा सल्यूशन है कि हम ये कहते हैं कि आप इनकम टैक्स की विद होल्डिंग एडजस्ट करें, इनपुट आउटपुट लें, सेल्स टैक्स का एडजस्टमेंट करें, इनपुट आउटपुट लें. यार आप फिक्स क्यों नहीं कर देते? आप अपनी टीम इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है सिस्टम को. और आप क्या करते जाते हैं, आप उस चोरी को रोकने के लिए आप ये कहते हैं जी ये चोरी करते हैं, ये चोर हैं, और हम चोरी को रोकने के लिए सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं. तो क्या ये इनपुट और आउटपुट सही नहीं लेते? आपका मतलब ये कि ये ताजर चोरी नहीं करना चाहते और ना ही चोर हैं, बल्कि वो उस कॉम्प्लिकेशन को फॉलो नहीं कर पाते जो ब्यूरोक्रेसी हम पे इम्प्लीमेंट करती है. मैं सीधा सा सवाल ये करूंगा एक जो इस मुल्क में जो ताजिर है या एक इस मुल्क में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके पास इख्तियार क्या है? जो असेसिंग ऑफिसर है, जो वो असेसमेंट कर देगा, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी चेंज नहीं कर सकता. अब बात ये है कि यहाँ पर अब अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि जो असेसिंग ऑफिसर है ना उसी के साथ सेटलमेंट कर ली जाए ताकि केस खराब हो ही ना. दूसरा, क्योंकि उस शख्स को पूछने वाला कोई नहीं है. हाँ, कैसे आपका करप्शन खत्म हो सकता है जब असेसिंग ऑफिसर भी जवाब दे हो कि हायर कोर्ट से जाके ये रिवर्ट बैक क्यों हुआ. हाँ, आपने जो गलत असेसमेंट बनाई, वैल्यूएशन की, जब इसकी वैल्यूएशन उनकी भी अकाउंटेबिलिटी हो 1 लाख की थी तो आपने 10 लाख बनाई क्यों? चूंकि उनकी जीरो अकाउंटेबिलिटी और जीरो असेसमेंट है तो वो सारा प्रेशर आ जाता है जो पे करना होता है जिसने, और वो ये कहता है कि चूंकि मुझे हायर कोर्ट से जाकर और आगे कहीं से जाकर रिलीफ नहीं मिलना तो ये बेहतर नहीं है कि मैं जब तक उसका हल क्या है, मैं जब तक इस सिस्टम से बाहर रहता हूँ मेरे लिए आसानी है, जब मैं सिस्टम में आऊँगा तब देखेंगे हमने क्या करना है. क्योंकि मैं इस बात को कंक्लूड करूँगा यहाँ पर कि जो हमारा टैक्स पेयर है ना उसके लिए पेनल्टीज़ में कमी है, आसानी नहीं है. जो नॉन टैक्स पेयर है उसके लिए पेनल्टीज़ ज़्यादा हैं और टैक्स पेयर या फाइलर के लिए पेनल्टीज़ कम है. जब तक हम फ़वाइद नहीं बताएंगे, जब तक हम आसानियाँ नहीं करेंगी, ना ही हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा, ना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, ना ही एक्सपोर्ट बढ़ेगी, ना ही हम लेबर प्रोड्यूस कर सकेंगे. सर काशिफ, मैं तो ये बात करता था, काशिफ अनवर साहब चूँकि प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट थे लॉर्ड चैम्बर के, वेरी वैल्यूएबल पर्सनैलिटी. मैं तो एक बात हमेशा ये करता था कि आपने टैक्स नेट बढ़ाना है तो टैक्स पेयर्स को फैसिलिटेट करना शुरू करो, उसकी कैटेगरीज बनाओ, सिल्वर कैटेगरी, गोल्ड कैटेगरी, डायमंड कैटेगरी, प्लैटिनम कैटेगरी, ताकि उन लोगों को ये पता चले इफ़ वी आर द टैक्स पेयर वी हैव सम स्टेक विद इन द इकोनॉमी. इसके लिए हमेशा मैं तो आवाज़ उठाता रहूँगा. सर काशिफ भी डेफिनेटली इस पर आवाज़ उठाते होंगे. सर काशिफ, एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहता हूँ.
फॉर दिस एजुकेशन रिसोर्सेज के एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, हमारी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, यहाँ से 1000 लोगों को एजुकेशन के लिए चाइना भेजा। और क्या उन लोगों के वापस आने के बाद जो हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम है, यानी मैं कई प्रोग्राम्स में अपने गेस्ट से पूछता हूँ, वो कहते हैं जी हमारी यहाँ पे प्रोडक्शन 40,000 टन पर एकड़ है, साथ वाले 40 किलोमीटर के बाद वो 60,000 है, और चाइना चले जाते तो वो 80,000 है। भाई अगर इतना ह्यूज डिफरेंस है और ये अगर एक्सपर्ट्स वहाँ पे गए हैं, वंस दे विल बी बैक, इसका हमारी एग्रीकल्चर पे कोई इम्पैक्ट आप अच्छा देख सकते हैं? पहली बात तो ये है कि हमारे जितने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं वो इस मुल्क में आके सर्व नहीं करते, ना ही करना चाहते हैं, वो दूसरे मुल्क में जाके सर्व करना चाहते हैं, क्योंकि जो पैसे वो वहाँ से कमा सकते हैं वो इस मुल्क से नहीं कमाते। और पिछले कुछ अरसे में हमने देखा भी कि हमारे बहुत सीनियर डॉक्टर्स इस मुल्क को छोड़ के चले गए क्योंकि उनके खिलाफ हमने बहुत से केसेस खड़े कर दिए। दूसरी बात ये भी जो 1000 लोग गए हैं, क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं कि इस मुल्क में आके सर्व करेंगे, किसी दूसरे मुल्क में नहीं चले जाएंगे? दूसरा, आ भी जाते हैं तो जो टेक्नोलॉजी आनी है क्या वो बगैर पैसे के आनी है? हम सिर्फ एक बात ये करते हैं कि हमने रुपये को डिवैल्यू किया एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, तो यार वो रुपये की डिवैल्यूएशन आपकी इंपोर्ट को भी तो महंगा कर रही है, आपकी जो कॉस्ट है उसको भी तो बढ़ा रही है। जैसे काशिफ साहब कह रहे हैं डिवैल्यूएशन इज नॉट अ रेस, अदरवाइज तो पूरी दुनिया में डिवैल्यूएशन की रेस होती है कि जी हमारी करेंसी ज्यादा डिवैल्यू है तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। देखिए वही पॉलिसीज और कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड पॉलिसीज विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जब तक आप स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, जब तक आप, मैं और राजा साहब इस कमरे में बैठ के पॉलिसी बनाएंगे ना, तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि उसने इम्प्लीमेंट कैसे होना है। हमें जिन पे इम्प्लीमेंट होनी, हम पहले पॉलिसी बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ह्यू एंड क्राई होता है, फिर हम उसे चेंज करते हैं। हमें पहले बैठना चाहिए, पहले पॉलिसी उनके साथ डिस्कस करनी चाहिए। अब जब एक एग्जांपल देके बात को ख़त्म करूँगा, हमने जो सारा, इट्स वेरी गुड, हम अपने लाहौर को खूबसूरत कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिनका रोज़गार और कारोबार और दुकानें ख़त्म हो गई हैं, उनका हमने क्या सोचा है? क्या उन्हें अल्टरनेट दिया है? इस पे तो एक नया प्रोग्राम मैं आपके साथ मैंने सिर्फ प्लान करूंगा। फूड फॉर थॉट दिया। इसी तरह की हमारी पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हैं, हम पहले इम्प्लीमेंट करते हैं, बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं। सर बिल्कुल। वसीम राजा साहब, वसीम साहब जैसे काशिफ अनवर साहब ने कुछ सजेशंस थी अपने हिसाब से इंडस्ट्री कैसे रिवाइव कर सकती है। टैक्स पे मैं समझता हूँ कि काशिफ साहब की वैसे भी टैक्स पे एक बड़ी गहरी नज़र थी, ये हमेशा टैक्स के मैटर्स को बड़े प्यारे और बड़े एहसन तरीके से जो है वो देख रहे होते थे चैम्बर में अपने प्रेसिडेंसी के दौरान। वसीम साहब, आपके पास कोई सजेशन, कोई प्रपोजल कि वो इंडस्ट्री के हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी से निकलें, पाकिस्तान मुख्तलिफ़ किस्म की स्टील्स, मुख्तलिफ़ किस्म के इसकी जो फॉर्मेशन होती है उसको एक्सपोर्ट करने के काबिल कैसे हो सकता है? और अगर चिन्योट में वाकई इतना लोहा मौजूद है तो वाई नॉट हम वहाँ पे छोटी छोटी रिफाइनरीज इस्टेब्लिश करें जो कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एक्सपोर्ट को, या कम अज़ कम लोकल डिपेंडेंसी जो है हमारी वो जो लोकल इंपोर्ट की डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करें। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया, लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी काम करने का है और जो फिलफौर काम करने का है वो ये है कि जो इंडस्ट्री इस वक्त सिक इंडस्ट्री के तौर पे वेंटिलेटर पे जा चुकी है और अनकरीब ये पता चलेगा कि हमारी जो है ना एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो बिल्कुल वाइप आउट हो गया है, उसको बचाने के लिए बजाय कि नए यूनिट्स की तरफ जाएं, आप पहले जो यूनिट्स इस वक्त लगे हुए हैं उनको ज़रा बिठाएं, बुलाएं। जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा बिल्कुल सही है, आप ऑन बोर्ड लेके कोई पॉलिसी बनाते हैं, उसमें उनके साथ बैठ के बात करें कि आपको अगर इंटरेस्ट फ्री कर्जे दिए जाएं या सिंगल डिजिट पे आपको कर्जे दिए जाएं, आपको जो एनर्जी कॉस्ट है वो कितनी कम हो तो आपका गुजारा हो सकता है, आपको टैक्स में कितने प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्या मसाइल हैं, वो हमारे साथ खुल के बैठ के बात करें ताकि सिक इंडस्ट्री का रिवाइवल हो सके। मैं ये समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में ना सिर्फ आयरन एंड स्टील बल्कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बंद होने के बिल्कुल करीब हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं, उनको वेंटिलेटर से निकाल के उनको ऑक्सीजन दें। ये काम गवर्नमेंट के करने के हैं, ये गवर्नमेंट आज करे कल करे, कर
करना गवर्नमेंट को पड़ेगा। सर बिल्कुल ऐसा ही है कि एनर्जी और बाकी जो आपने क्राइसिस का जिक्र किया, मैं बिकॉज आई स्टेड इन चाइना फॉर लॉन्ग टाइम, तो मैं अक्सर वहाँ की एग्जांपल देता हूँ। तो वहाँ पे अगर कोई इंडस्ट्री सिक हो रही होती है तो गवर्नमेंट खुद वहाँ पे इनिशिएटिव लेती है, वो इंगेज होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट को इंगेज करती है, उसकी प्रॉब्लम का पता चलती है और उसको एक वो सोल्यूशन देती है जो यूनिफॉर्म सोल्यूशन नहीं होता बल्कि इमरजेंसी सोल्यूशन होता है कि अगर आपके लिए हम ये पॉलिसी कर दें तो इससे आपकी इंडस्ट्री अकेली सर्वाइव नहीं करती। इंडस्ट्री हमेशा इंडस्ट्री के साथ सैकड़ों हजारों घराने होते हैं जो वहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, जिसका मतलब एक इंडस्ट्री का मतलब एक इंडस्ट्री नहीं है, एक फैमिली नहीं है, बल्कि वो हज़ारों फैमिलीज होती हैं जो उसमें इंगेज होती हैं। सर जिक्र किया वसीम राजा साहब ने, काशिफ साहब, एनर्जी आज हम कहते हैं हम 40,000 प्लस मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई 45, 46 डिफरेंट फिगर्स हैं। कंजम्पशन हमारी एट द पीक आगे 25,000 28,000 बनती है, वो भी गर्मियों में, सर्दियों में उससे भी कम होती है। तो क्या ये जो बाकी की पावर है, ये जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है, क्या गवर्नमेंट यानी वो पैसे जो आईपीपीस को दे रही है ना, वो भी तो पैसे ड्रेन हो रहे हैं, तो वाई नॉट वो इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला बना दें कि हम कुछ इंडस्ट्रीज के लिए, पूरी दुनिया में ऐसा होता भी है, फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री है उसका टैरिफ डिफरेंट है, अगर गारमेंट इंडस्ट्री है उसका टैरिफ अलग है, तो अगर हम उनको इंसेंटिव दें, हम किसी जगह पे 5 सेंट 6 सेंट 7 सेंट यानी कंपिटेटिव प्राइस में ले आए उन्हें और ला के हम उस इंडस्ट्री को रिवाइवल की तरफ लेके जाएं। तो आई नीड योर एक्सपर्ट ओपिनियन। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो ये कैप्टिव पावर है और हमारा जो कैपेसिटी चार्जेस की हम पेमेंट करते हैं, इस इंडस्ट्री को हम बचा तो रहे हैं। दूसरी इंडस्ट्री आपकी चलती है या नहीं चलती, उसको तो $2 बिलियन साल के मिल रहे हैं ना, जो हमारी जेब से जा रहे हैं। और जो बहुत ज़रूरी बात है कि हमें अगर हाइडल की तरफ जाना है तो कब जाना है। हम पाकिस्तान, अगर हम ये कहते हैं कि चलें बाकी तमाम मसाइल पुराने हैं, हमारा क्लाइमेट चेंज का जो मसला है वो तो नया है और आज भी हमने उसका कुछ नहीं सोचा। और पिछले हर साल से जो हमारे सैलाब आ रहे हैं, हम एक तरफ तो जा रहे हैं कि पाकिस्तान में पानी कम हो रहा है, स्केर्स कंट्री है, वाटर स्केर्स कंट्री है, दूसरी तरफ हमने उसको बचाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं किया। बिजली की कॉस्ट हम वहाँ से बचा सकते हैं अगर हम हाइडल की तरफ जाएं, वहाँ भी हम कुछ नहीं कर रहे। तो बात यह है कि अगर हमने सिर्फ आईपीपीज़ को बचाना है, सबसे पहले तो हम अपनी इंडस्ट्री को कॉस्ट इफेक्टिव तब तक नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं कि अभी आपने कहा कि हम 40,000 प्लस मेगावाट्स हम प्रोड्यूस करते हैं, यार उसका अचार डालना है जब वो आपके काम और मेरे काम नहीं आनी। और हमने और हम के आईपीपीस के स्टेक होल्डर हमारी असेंबलीज में भी तो बैठे हैं ना, वहीं तो बैठे हैं। बात ये तो है, अगर तो आप ये बात करें, अगर वो बाहर बैठे होते, अगर वो हमारी जगह पे बैठे होते, और मुझे ये बताएं कि किसको नहीं पता कि जितने आईपीपीज हैं उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी है, सिर्फ सॉल्ट के बराबर फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। आप ज़रूर उन इन्वेस्टर्स को, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें, उनकी पॉलिसी को चेंज ना करें। और जितने अपने लोकल्स हैं, जो लोकल आईपीपीज हैं, सबको पता है कौन से लोकल आईपीपीज हैं, आप उनकी तो बंद कर सकते हैं। हमारे एक लीडर है वो अक्सर कहते हैं कि इनका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। देखें, मैं ये कहता हूँ कि वी आर पाकिस्तानीज, वी हैव ऑल द स्टेक्स इन पाकिस्तान, हमारे पास कोई सेकंड चॉइस नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जिस चीज़ से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है और पता लग गया है कि वो आईपीपीज हैं जो पाकिस्तानी हैं, आप मेरे जैसे हैं, ये सिर्फ कनेडियन पासपोर्ट ले लिया है या ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट ले लिया, मुझे ये नहीं पता। जब वो पाकिस्तानी हैं और वो फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं हैं, तो उनके साथ आईपीपीज के एग्रीमेंट्स को रिवाइज होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, ताकि और चूंकि उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, आप सस्ती बिजली दे ही नहीं सकते। सही, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है सस्ती बिजली देने का। चूंकि टाइम इज अ लिटिल बाउंडिंग, तो बहुत शुक्रिया टू माय वैल्यूएबल गेस्ट सर काशिफ अनवर साहब का, सर वसीम राजा साहब का। इट वाज अ वंडरफुल शो। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी बातें पेंडिंग रहेगी, बट वी विल वेट फॉर योर फीडबैक एंड स्टे विद अस फॉर द नेक्स्ट वीक विद आवर प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी। थैंक यू वेरी मच।